नमस्कार। इस वीडियो में लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नव लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है फ्रैंक मैरिनी, या ऑप्शन बी जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, या ऑप्शन सी ड्वाइट वाल्डो, या ऑप्शन डी हर्बर्ट साइमन। तो नवीन लोक प्रशासन का जनक ऑप्शन नंबर सी ड्वाइट वाल्डो को माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पोस्ट कोर्ब का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये पोस्ट कोर्ब जो सिद्धांत है ये प्रशासन से संबंधित सिद्धांत है और ये 7 प्रकार का सिद्धांत किसने दिया था? एक बार देख लेते हैं कि पोस्ट कोर्ब का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पी से प्लानिंग हो गया, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ए से स्टाफिंग हो गया, डी से डायरेक्टिंग हो गया, और सी ओ से कोऑर्डिनेशन हो गया, और आर से रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन हो गया, और बी से बजटिंग। यानी ये 7 का ये फुल फॉर्म है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग और बजट। तो इसका प्रतिपादन कौन सा विद्वान किया है? तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट डहल, या ऑप्शन बी है लूथर गुलिक, या ऑप्शन सी है उर्बिक, या ऑप्शन डी है वुडरो विल्सन। तो इस सिद्धांत का निर्माण ऑप्शन नंबर बी लूथर गुलिक ने किया था पोस्ट कोर्ब का, और ये कार्यपालिका से संबंधित है। क्योंकि जब लोक प्रशासन को हम अध्ययन के क्षेत्र में बांटते हैं तो कुछ लोग विद्वान हैं जो सिर्फ कार्यपालिका को ही मानते हैं कि लोक प्रशासन सिर्फ कार्यपालिका से संबंधित है, और कुछ ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि नहीं, सरकार के तीनों अंग से संबंधित है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित है। कुछ और विद्वान हैं जो मानते हैं कि नहीं, ये लोक प्रशासन केवल सरकार या सार्वजनिक प्रशासन से संबंध नहीं रखता है, ये जो अनौपचारिक या जो गैर सरकारी प्रशासन है उनसे भी संबंध रखता है। तो इस प्रकार हम आगे वीडियो में उस पर प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगत तथा निर्गत की व्यवस्था की गई है। आगत और निर्गत जो एक व्यवस्था, ये किस व्यवस्था के अंतर्गत की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है व्यवस्थावादी उपागम, या ऑप्शन नंबर बी है व्यवहारवादी उपागम, या ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम, या ऑप्शन नंबर डी है कानूनी उपागम। तो आगत तथा निर्गत ये व्यवस्थावादी उपागम की एक व्यवस्था है जिसमें परिवेश से कोई भी चीज़ ली जाती है और आगत के माध्यम से उसमें प्रक्रिया रूपांतरित करके निर्गत को सौंप दी जाती है। तो ये व्यवस्थावादी उपागम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन के अध्ययन का आधुनिक उपागम कौन सा है? लोक प्रशासन के जो अध्ययन है उसका आधुनिक उपागम कौन सा है बताना है। तो ऑप्शन ए है नौकरशाही प्रतिमान, या ऑप्शन बी है कानूनी उपागम, या ऑप्शन सी है व्यवस्था प्रणाली उपागम, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्यवस्था प्रणाली उपागम जो है ये आधुनिक उपागम है, क्योंकि ये परिस्थिति के अनुसार, परिवेश के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। और कानूनी उपागम और ये नौकरशाही प्रतिमान जो है ये एक पुरानी परंपरा से चली आ रही है, यानी परंपरावादी उपागम है ये दोनों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निर्णय निर्माण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपने पिछले प्रश्न में देखा कि निर्णय निर्माण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फ्रेडरिक्स, या ऑप्शन बी है हर्बर्ट साइमन, या ऑप्शन सी है नीग्रो, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निर्णय निर्माण का सिद्धांत हर्बर्ट साइमन के द्वारा किया गया है। निर्णय निर्माण का मतलब होता है कि कोई भी निर्णय अंतिम रूप से कैसे लेना है, किस आधार पर लेना है और कब लेना है, इसका निर्णय किया जाता है। तो ये हर्बर्ट साइमन के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रिएटिव एक्सपीरियंस पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिएटिव एक्सपीरियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ड्वाइट वाल्डो, या मैरी पार्कर फॉलेट, या ऑप्शन सी फ्रैंक मैरिनी, या ऑप्शन डी हर्बर्ट साइमन। तो क्रिएटिव एक्सपीरियंस पुस्तक लोक प्रशासन पर लिखी गई है, तो ये मैरी पार्कर फॉलेट की है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। साइमन ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया की किस विधि का विवेचना किया है? इससे पिछला प्रश्न में हमने साइमन का जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया था उससे संबंधित प्रश्न देखा, और उससे संबंधित यह भी प्रश्न है कि साइमन ने निर्णय प्रक्रिया किस विधि की विवेचना की है निर्णय प्रक्रिया में। तो उन्होंने 3 प्रकार का ये प्रक्रिया बताया है और तीनों प्रकार इसमें लिखा गया है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये बौद्धिक क्रिया और ये चयन क्रिया और डिजाइन क्रिया, ये तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बौद्धिक क्रिया का मतलब होता है कि निर्णय कब लेना है। बौद्धिक क्रिया के अंतर्गत ये देखा जाता है कि निर्णय हमें कब लेना है, और डिजाइन क्रिया के अंतर्गत हमें विकल्पों का विधि यानी विधि देखना पड़ता है कि विकल्प कौन कौन से हमें उपयुक्त रहेगा। और चयन प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि उनमें से किसी एक विकल्प को हम चयन कर लेते हैं। तो यही जो है ये निर्णय प्रक्रिया की विधि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पारिस्थितिकीय उपागम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जो पारिस्थितिकीय उपागम है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है व्यवस्था उपागम, ऑप्शन बी है तुलनात्मक उपागम, ऑप्शन सी है संचार उपागम, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तुलनात्मक उपागम को पारिस्थितिकीय उपागम या पारिस्थितिकीय उपागम को तुलनात्मक उपागम कहा जाता है, और ये लोक प्रशासन का जो ये आधुनिक उपागम है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। पारिस्थितिकीय उपागम में किस समाज की व्यवस्था की गई है? जो पारिस्थितिकीय उपागम होता है उसमें किस समाज की व्यवस्था की गई है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि पारिस्थितिकीय उपागम को तुलनात्मक उपागम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बहुकार्यात्मक समाज, ये ऑप्शन बी अल्पकार्यात्मक समाज, ये ऑप्शन सी समपार्श्वीय समाज, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों समाज पारिस्थितिकीय उपागम में पाए जाते हैं। और बहुकार्यात्मक समाज में जैसे इसमें क्या होता है कि शासक मतलब एक राजा जो होता है वो शासक के रूप में होता है, जो कि वो मालिक के रूप में अपने आप को स्थापित करता है, और जो जनता होती है वो सेवक के रूप में होती है। जैसा कि आप चीन की क्रांति से पहले और थाईलैंड की क्रांति से पहले आप उस वहाँ की व्यवस्थाओं में देख सकते हैं। और ये पूर्णतः जो कृषि पर आधारित ये समाज होता है, इसी को बहुकार्यात्मक समाज कहते हैं। और अल्पकात्मक समाज में जैसे कि आधुनिक राज्य में जैसे कि सरकार और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, हर एक व्यवस्थाएं जनता जनहित में जो नीति निर्माण होता है उसके लिए कार्य करती है और तकनीकी का प्रयोग करती है, ये अल्पकार्यात्मक समाज में होता है। और समपार्श्वीय समाज जो होता है इसमें क्या होता है कि दोनों का मिश्रण पाया जाता है। तो ये तीनों प्रकार का समाज आपको पारिस्थितिकीय उपागम में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। समपार्श्वीय समाज की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विजातीयता, ऑप्शन बी है औपचारिकता, ऑप्शन सी है अति आच्छादन, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये सभी होगा, ये तीनों उसमें पाया जाता है। विजातीयता का मतलब होता है कि इसमें कोई खास एक जाति के या एक समुदाय के लोग नहीं रहते, इसमें बहुत सारे जिसे इसमें ग्रामीण शहरी दोनों पाया जाता है। और औपचारिकता में जैसे होता है कि इसमें कानून एक तो होता है लेकिन उस कानून के अनुसार सरकार अच्छे से कार्य नहीं करती है। तो इस टाइप का ये तीनों इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साला प्रारूप की रचना किसने की है? तो साला प्रारूप एक लोक प्रशासन में नौकरशाही के रूप में प्रयोग होता है। तो साला प्रारूप की रचना ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक्स ने किया है। और ये लैटिन अमेरिकी जो देश हैं वहाँ के लिए प्रयोग होता है साला प्रतिमान, और ये नौकरशाही के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। साला प्रारूप का प्रयोग किस प्रकार के समाज के लिए किया गया है? तो ऑप्शन ए है बहुकार्यात्मक समाज के लिए, या ऑप्शन बी है अल्पकार्यात्मक समाज के लिए, या ऑप्शन सी है समपार्श्वीय समाज के लिए, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समपार्श्वीय समाज के लिए साला प्रारूप का प्रयोग किया गया है, जो इन दोनों का मिश्रण पाया जाता है इसमें। धन्यवाद।